वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका हार रहा है, क्या अमेरिका जीत रहा है? इसका आंसर है हारे तो वो वियतनाम में भी, भागे वो अफगानिस्तान से भी। दुस्साहस किया उन्होंने वेनेजुला पे और आक्रमण करते रहे ईरान और इराक में, पर कुछ नहीं हुआ हासिल। आगे देखते हैं। वियतनाम, क्यूबा, अफगानिस्तान, ईरान और शायद आगे जाके कोलंबिया और पिछले कुछ दिनों में वेनेजुला। ये कुछ देशों के नाम नहीं है, ये उन देशों के नाम हैं जिनके खिलाफ अमेरिका समय समय पे उठता आया है। ये वो देश है जिन पे तथाकथित सबसे मजबूत देश दुनिया का अपनी प्रभुत्व और उनकी सॉवरेनिटी को दबाना चाहता है। क्या अमेरिका एक बार फिर वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ईरान की लड़ाई से भाग रहा है? क्या अफगानिस्तान में जैसे उसने 20 साल तक तबाही की और फिर 2021 में वो भाग गया, क्या वियतनाम की तरह कि उसने लड़ाई को शुरू तो किया पर वहां से वो हार के वापस आया? क्या 28 फरवरी 2026 में जो लड़ाई उसने शुरू की ईरान के खिलाफ, ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए, क्या वो एक बार फिर वहां से पीछे हट रहा है? चलिए, मैं आपका दोस्त और होस्ट पास द पावर के इस नए एपिसोड में लेके लौटा हूं ईरान और यूएस इजराइल पे एक नया एंगल जो अब आप डेवलप होते देख रहे हैं। यूएस इतने दिनों से ईरान पे लगातार हमले करवा रहा था और कर रहा था, और ईरान के सबसे बड़े लीडर को उसने मौत के घाट उतार दिया। उनके बच्चों को, उनके यहां के परिवारों को उसने काफी नुकसान पहुंचाया, सिर्फ एक आरोप से कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहा है। आपको कुछ याद आया होगा आपको सद्दाम हुसैन का चेहरा, याद आया होगा आपको इराक का चेहरा, जब उनपे बायोलॉजिकल वेपन्स का आरोप लगा के अमेरिका ने उनपे हमला किया था और बाद में जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया। बात होगी आज वेनेजुला की भी, जब साल 2026 की शुरुआत में इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हुए यूएस ने उनके देश में घुसा और उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया। ईरान में भी उन्होंने उनके सबसे बड़े लीडर को मौत के घाट उतार दिया। और सालों से जो प्रेशर अमेरिका ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ईरान पे बना के सैंक्शंस के थ्रू रखा हुआ था, वो अब सॉफ्टन होता दिख रहा है। जैसे उन्होंने इजराइल को भड़काया लड़ाई के लिए, या इजराइल ने यूएस को, ये कहा नहीं जा सकता, पर नेतन्याहू के बयान ये कहता है कि उन्होंने किसी को नहीं भड़काया है। पर यूक्रेन को खड़ा किया उन्होंने रशिया के खिलाफ और फिर वहां से वापस आ गए। और यूक्रेन पिछले 4 साल से रशिया के खिलाफ लड़े जा रहा है और वो एक प्रॉक्सी वॉर जोन बन चुका है यूएस और रशिया के आमने सामने। यूएस जो ग्रीनलैंड पे भी अपनी बातें कहता है कि वो उसको चाहिए डेनमार्क से, जो नाटो उसके अपने साथी हैं। तो आइए जानते हैं इस नए एपिसोड में पास द पावर के। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं एक नए व्यू पॉइंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो कल सुबह तुम उठे और पेट्रोल का दाम 300 रुपए लीटर। गैस की सप्लाई तुम्हारे देश में कमी होने लगी है और इसको ऑफिशियली अब इंडिया मान चुका है। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, ट्रेन बंद होने लगे और तुम्हारे पड़ोसी मुल्क अपने क्रिकेट लीग्स न करा पाए और उनको अपनी परेड कैंसिल करने पड़े। चाइना भी प्रेशर में है, तुम भी प्रेशर में हो, तुम्हारे पड़ोसी मुल्क भी प्रेशर में है, सिर्फ एक 33 किलोमीटर के रास्ते की झड़प को लेके। एक 33 किलोमीटर का पानी का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे ये झड़प अब बढ़ते चली जा रही है। ईरान के सैंक्शंस जो यूएस ने उस पर लगाए थे वो अब यूएस सॉफ्टन कर रहा है। सदियों से और दशकों से ये जो सैंक्शंस उस पर लगा के अपने जियोपॉलिटिक्स में उसको दबा के यूएस रखा था, वो अब सॉफ्टन हो रहे हैं। क्या ट्रंप को समझ में आ चुका है कि वो इस लड़ाई को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं और वो पीछे हट रहे हैं? उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को तो हमला किया, पर अब उसको अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया में जब कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे और इकोनॉमिक्स इंपैक्ट होने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा दुनिया में, तो इसका असर जब यूएस पे आने लगा तो अपने आप को पीछे खींचा है। पर पीछे खींचने का अब क्या फायदा जब आप ईरान के सबसे बड़े लीडर को मार चुके हैं?
क्योंकि ईरान पे अब बदले का भूत सवार है और वो जब अपने अगल बगल के यूएस के बेसिस पे हमला करना शुरू किया तो ईरान और यूएस आमने सामने एक सामने खड़े नजर आए और इजराइल उसमें थर्ड रोल प्ले करता नजर आया। जब ईरान ने खुली चुनौती दे दी कि आके अब मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लो, तो कोई भी देश यूएस के साथ नहीं आए। उसको मना किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसको मना किया फ्रांस ने, उसको मना किया नाटो ने, जो उनका मिलिट्री अलायंस हुआ करता था। नाटो से भी तो उसने झड़प ली थी ग्रीनलैंड के लिए, डेनमार्क से उसने बहस की थी ग्रीनलैंड के लिए। यूएस क्या अब जियोपॉलिटिक्स में अकेला नजर आ रहा है? यूएस क्या अपने आप को इतना बड़ा देश, क्या वो अब कमजोर हो रहा है? क्या उसका पतन अब नजदीक है? ये अब देखने और सोचने वाली बात है कि अपने दशकों के दबदबे को वो कैसे बनाता है या अपनी साख को कैसे बनाए रखता है। आज की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है कि आप किसी देश पे जाके हमला कर सकते हैं और उसको तहस नहस कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी इस वॉर में देखा। आज की दुनिया डिपेंडेंट है इकोनॉमी पे, आज की दुनिया डिपेंडेंट है ट्रेड पे, आज की दुनिया डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, और ये तीनों चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरती हैं। 20% तेल वहां से होके गुजरता है। तो उस 20% तेल के वजह से जो इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी पे दुनिया भर में हो रहे थे, उसको सही करने का प्रेशर ट्रंप पे आ चुका है, क्योंकि ट्रंप की ही लगाई हुई आग अब तेल जला रही है पूरी दुनिया में। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। आज की दुनिया चलती है ट्रेड से, चोक पॉइंट से, और कभी कभी अपने अलायंसेस के साथ बने रहने के लिए लोग और कंट्रीज अपने उठाए हुए कदम को पीछे खींचती हैं। क्या अमेरिका ने नाटो में बढ़ती अपनी दरार को छुपाने व बंद करने के लिए यह डिसीजन लिया है कि वह ईरान को अब और हमला नहीं करेगा, और एक 5 दिन का सीज फायर की बात अब हो रही है, जो इजिप्ट भी है उसमें, और कई सारे देश अब उसको बैक कर रहे हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। वियतनाम की एक लड़ाई यूएस ने लड़ी थी और वो हार गया था। क्या यूज नहीं किया यूएस ने उसमें? एडवांस वेपन्स, सबसे ज्यादा अपने मिलिट्री और कई ज्यादा अपने सोल्जर्स, फिर भी उसको हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लिए वो टेरेन अनफेमिलियर था, अमेरिका के लिए वो टेरेन बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, वहां का लोकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था। तीसरा, अमेरिका को बैकलैश झेलना पड़ा था। और क्या इसी बैकलैश से बचने के लिए ट्रंप ने यह डिसीजन लिया है कि वो अब इस लड़ाई में नहीं जाएंगे, क्योंकि तेल के ना होने से, तेल के एक्सपोर्ट ना होने से अमेरिका पे भी तो कहीं ना कहीं असर पड़ ही रहा होगा। और क्या अमेरिकी सोल्जर और अमेरिकी नागरिक अपने यहां के बेटों को किसी दूसरे देश की लड़ाई के लिए मरते व शहीद होते देखना चाहते हैं? क्या ये एक फैक्टर है कि ट्रंप अब सॉफ्टन हो रहे हैं? ये अब सोचने वाली बात है। वियतनाम से जब वापस लौटे अमेरिकी सैनिकों ने, फिर अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई लड़ी, एक जनरेशन पूरी गई, और वहां पे वापस से तालिबान आ गया, जिसको हटाने के लिए 2001 में अमेरिका वहां उतरा था। क्या ईरान को पीछे ढकेलने की उसकी कोशिश अब नाकाम रही है? क्या मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के हेड हैं, उनकी पढ़ाई हुई पट्टी अब उनको महंगी पड़ रही है? ये अब सोचने वाली बात है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सऊदी और ईरान एक दूसरे के खिलाफ है और गल्फ का नेता अपने आप को बनाना व एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब अमेरिका क्यूबा की ओर देख रहा है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अब हम क्या ये समझें, यूरोप में वो ग्रीनलैंड नहीं ले पाए, ईरान में उन्होंने कोई भी बड़ी जीत नहीं जीती, और वेस्ट एशिया को सिर्फ और सिर्फ डिस्टेबलाइज करके चले गए और कोई निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुंचे, तो क्या अब यही सेम पैटर्न वो लैटिन अमेरिका में बनाने जा रहे हैं? अफगानिस्तान और वियतनाम की लड़ाई से तो हमें यही मालूम होता है कि अमेरिका सिर्फ लड़ाई शुरू करता है और खत्म करने से पहले वहां से भाग जाता है। अमेरिका हर समय फंस जाता है, क्योंकि अमेरिका अपने मिलिट्री पावर पे घुसता तो है, पर लोकल रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वो वहां से भाग जाता है। ये अब सोचने वाली बात है कि ये लड़ाई अब कहां जाएगी, क्योंकि
अमेरिका अब इजराइल का साथ धीरे धीरे इस लड़ाई में छोड़ते दिख रहा है। फ्रंट पे बैक से वो बैक करेगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल उसका बहुत ही पुराना दोस्त रहा है और अलायंस रहा है। पर अमेरिका अब सॉफ्टन हो रहा है। और क्या अमेरिका एक नया बैटलफील्ड या प्रॉक्सी वॉर का जोन खोज रहा है क्यूबा या कोलंबिया में? ये हमें अब आगे आने वाले दिनों में 2026 में पता चलेगा। सवाल है भारत का, सवाल है अपने देश का। और आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि वेस्ट एशिया की इस लड़ाई में, वेस्ट एशिया की इस आगजनी में भारत को कुछ हद तक अपने हाथ जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत अब 3 फ्रंट पे खड़ा है इस लड़ाई में। पहला फाइनेंशियल, दूसरा उसका सबसे बड़ा फ्रंट है सोशल और ह्यूमैनिटी, और तीसरा उसका सबसे बड़ा फ्रंट है डिफेंस। क्या भारत अब अपने आप को डिफेंस में मजबूत करना चाहता है? क्योंकि अब एशिया में एक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ये भारत के प्रधानमंत्री के बयान में भी आया है आज। क्या भारत अब इस हमले को जो ईरान पे हुआ है उसको कैसे वो पॉलिटिकली मिटिगेट करके आगे बढ़ सकता है? क्योंकि ये भारत की लड़ाई नहीं है और भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहा है। भारत को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, वो दूसरों की लड़ाई और दूसरों के फोटो में टांग देने के लिए 75 साल पहले आजाद नहीं हुआ था। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका हार रहा है, क्या अमेरिका जीत रहा है? इसका आंसर है कि अमेरिका ना हार रहा है ना अमेरिका जीत रहा है। अमेरिका सेम वही पैटर्न कर रहा है जो वो पिछले इतने सालों से करता आया है। जंग छेड़ी और भाग गए, अफगानिस्तान, वियतनाम और अब ईरान, और यही पैटर्न वो आगे करता है। या इसको भागना कहें या अडेप्ट करना कहें, अमेरिका का यही पैटर्न रहा है और अमेरिका इसी पैटर्न पे आगे बढ़ता है। वो आपको अनस्टेबल करता है कि आप अपने जंग में उलझे रहें, और वो कदम बढ़ाता है डेवलपमेंट की तरफ। वो कदम बढ़ाता है अपने ट्रेड को और मजबूत करने की तरफ, और जब उस पर कोई दिक्कत आती है तो वो सैंक्शंस को कम भी कर देता है और सैंक्शंस को रिड्यूस भी कर देता है, जैसे उसने ईरान के साथ अभी हाल में किया है। ईरान अब इस लड़ाई को डिक्टेट कर रहा है। ईरान ने कुछ दिन पहले अब आईटी कंपनीज के सर्वर पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आगे चल के ये क्या होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और जानने के लिए कि दुनिया भारत को कैसे देखती है और भारत दुनिया को, हमें फॉलो करिए पास द पावर पे।